हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन। देखिए, जिसके अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास एक डीआई है जो जनसंख्या के बेस पर है। 5 हमारे पास नंबर सीरीज है। अगेन एक डीआई हमारे पास है, खाद्य पदार्थ पेय और प्रशासन का। उसके बाद हमारे पास 5 क्वालिटी के क्वेश्चन है। रेस्ट 5 क्वेश्चन वापस से हमारे पास अर्थमेटिक के हैं, फिर एक डीआई हमारे पास, और लास्ट में हमारे पास 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। मतलब हमारे पास कुल मिला के 3 डीआई है, 5 सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वाड्रेटिक, 5 नंबर सीरीज, और रेस्ट हमारे पास अर्थमेटिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप इस टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। यदि हम तीनों को एक साथ खोल दें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? 2 पाइप भर रहे हैं और एक पाइप खाली कर रहा है इसको, और हमें तीनों को साथ में खोलना है कि तीनों को साथ में खोलने से टंकी भरने में कितना समय लेगी। 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। 7 सही 11/21, 7 सही 13/21, 8 सही 4/21, 6 सही 5/14 एंड 8 सही 9/14। देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। हमने बोला पहला पाइप 10 घंटे में भर रहे हैं, दूसरा 16 घंटे में भर रहे हैं, तो भरने वाले प्लस, और तीसरा खाली कर रहा है 32 घंटे में, ऐसा बोल दें। तो हम कुल काम को कितना मान ले, इन तीनों का एलसीएम 160 आपको मिल जाएगा। तो पहले के अकॉर्डिंग ये 16 भरेगा, ये 10 भरेगा और ये 5 निकालेगा, यानी कुल मिलाकर काम कितना होगा? 16, 10, 26 माइनस 5 21। तो 160 में 21 का भाग देना है आपको। तो 21 सत्ते 147, यानी आंसर बन जाएगा 7 सही 13/21। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ए बी सी डी 4 क्रमागत संख्या है हमारे पास सम, और ए और सी का योग दे रखा है 120। तो बी और डी का गुणनफल कितना होगा? चार लगातार सम संख्या दे रखी है आपको ए बी सी डी, जिसमें ए और सी का योग दे रखा है 120। तो आपसे पूछा है बी और डी का मल्टीपल कितना आएगा? देखिए क्या बोल सकते हैं हम लोग। अगर मैं मान ले कि ए का मान x है तो बी का मान x+2, तो सी का मान x+4, और डी का मान कितना मिल जाएगा आपको? x+6। हमें ए और सी का योग दे रखा है 120, तो इनका योग हमारे पास कितना आ रहा है? तो आप बोलेंगे 2x+4, ये बराबर है 120 के। तो 2x का मान कितना मिल गया? 116। तो x का मान कितना मिल गया आपको? 58। हमें बी और डी का मल्टीपल चाहिए, तो 58 × 2, ये तो 60 आएगा, और 58 + 6 कितना जाएगा? इनको मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में 0 आएगा। 6 × 24, तो ऑप्शन नंबर ई मिल जाएगा आपको 3840। क्वेश्चन नंबर 3। 3 संख्या आपको दी गई है। पहली और तीसरी का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 24 ज़्यादा है। तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का आपको अंतर ज्ञात करना है। कि 3 संख्या हमारे पास है, ए बी सी मान लीजिए। अब तो ए और सी का जो एवरेज है वो बी और सी के एवरेज से 24 ज़्यादा है। तो हमें ए और बी का डिफरेंस निकालना है कि डिफरेंस कितना आएगा। ए और सी का एवरेज बी और सी के एवरेज से 24 ज़्यादा है, तो ए और बी का डिफरेंस कितना आएगा ये हमें बताना है इसमें। देखिए क्या बोला है इसने, ए और सी का एवरेज। तो ए और सी का एवरेज क्या ऐसा मिल जाएगा? ये बी और सी के एवरेज से 24 ज़्यादा है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ बी और सी का एवरेज तो ये
उससे 24 ज़्यादा है ये वाला मान। आप देखेंगे इनका एलसीएम 2 ले लें, तो यहाँ से आप बोलोगे a प्लस सी बटे 2 बराबर है b प्लस सी प्लस 48 बटे 2 के। कह सकते हैं ऐसा, 2 से 2 कट जाएगा आपका, c से आपका c कट जाएगा, जब b को इधर लेके आओगे तो a माइनस बी, ये आपको मिल जाएगा 48, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 3 पुरुष और 9 लड़के किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 5 पुरुष और 6 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे। 3 पुरुष या फिर 9 लड़के एक पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं हमारे पास 21 दिन में, और हमें उस काम को करवाना है 5 पुरुष और 6 लड़कों से। कहने का मतलब ये है, या ये डिनोट कर रहा है हमारे पास कि या तो ये काम 3 पुरुष से करवा लो या फिर ये काम 9 लड़कों से करा लो, तो काम 21 दिन में होता है। तो आइए चेक करते हैं इसके आंसर को, क्या आंसर आएगा इसका। हम जैसा बोल रहे हैं कि 3 पुरुष या 9 लड़के, यानी 3 पुरुष बराबर है 9 लड़कों के, ऐसा कह सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो गया m अपॉन बी, अगर मैं रेशो निकालना चाहूँ तो रेशो ऐसा मिल जाएगा 3:1, मतलब एक आदमी 3 काम करता है तो एक लड़का 1 काम करेगा। टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो 9 लड़के किसी काम को 21 दिन में कर रहे हैं, तो 9 लड़के एक दिन में 1 काम 21 दिन में। या फिर आप बोलोगे 3 पुरुष इस काम को 21 दिन में कर रहे हैं, तो 1 पुरुष 3 काम, तो 3 3 9, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये काम किससे करवाना है हमको, 5 पुरुष और 6 लड़के। तो पुरुष काम करते हैं 3, तो 5 या 15 और 6 लड़के यानी कि 21। तो ये काम करते हैं 21, 21 का भाग दे दो, तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 9 दिन। चलिए, एक धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 6 साल का साधारण ब्याज 240 रुपये है, इसका मूलधन ज्ञात करना है आपको। 5% से 6 साल का साधारण ब्याज 240 रुपये है, इसका प्रिंसिपल कितना होगा। साधारण ब्याज हर साल सेम मिलता है आपको, तो 5% से 6 साल का ब्याज दे रखा है 240, इससे हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। आप क्या बोलेंगे कि हर साल सेम मिलता है, तो 1 साल में 5, तो 6 साल में कितना मिल जाएगा, 30%, जिसका मान इसने 240 दिया है। तो 1% का मान कितना मिल गया आपको, 8, और कुल 100 मानते हैं तो 100 का मान कितना मिल जाएगा आपको। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, डीआई के डेटा को एक बार हम पढ़ लेते हैं ध्यान से। इसने बोला है हमारे पास 6 शहर हैं, ए से लेके, 1 मिनट, 5 शहर है, 6 गलत रखा, हमारे पास 5 शहर है ए से लेके ई तक, जहाँ पर हमारे पास कुल जनसंख्या दे रखी है हज़ारों में 2, और साक्षर और निरक्षर का अनुपात दे रखा है। उसके बाद जो साक्षर है उसमें कितने लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, स्नातक किया हुआ है, उनका परसेंटेज दे रखा है आपको। तो बढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। बी और डी की मिलाकर स्नातक जनसंख्या ए और ई की मिलाकर स्नातक जनसंख्या से कितने % ज़्यादा या कम है। बी और डी की जो ग्रेजुएट वाली जनसंख्या है स्नातक वाली, वो मिलाकर ए और ई से कितने % ज़्यादा है या फिर कितने % कम है। ये क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, मैं इसका एक बार आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि बी और डी का निकालना है हमको ग्रेजुएशन का मान, और ए और ई का निकालना है ग्रेजुएशन का मान, इस स्नातक का मान, और फिर बताना है कि बी और डी का मान ए और ई से कितने % ज़्यादा है। देखिए, बी के अंदर 16,000 है, डी के अंदर 20,000 है, तो स्नातक जो मिलेंगे आपको साक्षर में से मिलेंगे, पहली बात तो ये। तो मैंने बोला बी का मान 16 है, तो साक्षर कितने होंगे, साक्षर 3 है, निरक्षर 5 है, यानी साक्षर की अगर मैं बात करूँ बी के लिए तो 16 का 3/8 मिल जाएगा, कि कुल मिला के 8 में से 3 साक्षर है, कितने मिल गया आपको ये 6,000, और साक्षर का स्नातक कितना है 35%। तो बी के अंदर जो डेटा मिला मुझे वो मिला 6,000 का 35%,
यानी कितना मिल गया आपको, तो आप बोलेंगे 2100 आ गया। ऐसे अगर मैं बात करूँ डी की, तो ये 20 है 2:3 में, यानी 20 का 2/5, ऐसा बोलेंगे कि 2 स्नातक है 5 में से, तो 20 का 2/5 कितना मिलेगा आपको, तो आप बोलेंगे 8000। और 8000 का 25% यानी 2000 लोग यहाँ पर है, यानी बी और डी की मिलाकर बात करें तो 4100 लोग मिल गए। अब हम बात करते हैं ए और ई की, तो आप बोलेंगे ए, मैं ऐसा बोलूँगा, इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि 5 और 6 कुल कितने आ रहे हैं, 11, 11 का मान 22, तो 1 का मान 2, इस 5 का मान बोल सकते हैं। इसमें स्नातक कितने परसेंट है, 20%, तो 10,000 का 20%, ये आपको मिलेगा 2000। ऐसा अगर हम बात करें ई की, तो ये कुल मिला के 8, इसका मान 24, तो 1 का मान 3, तो 5 का मान 15, तो ये 15,000। इसका कितना परसेंट है, 1/3, यानी 5,000। तो हमें दिखा कि जो इनका योग आ रहा है, ये तो आ रहा है 7,000, और ये कितना आ रहा है 4100, तो कितने परसेंट कम हो रहा है, तो आप बोलेंगे ये कम हो रहा है हमारे पास 2900, तो 2900 कम हो रहा है किसमें, 7,000 में, और इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 3 जीरो से ये 2 जीरो 3 जीरो, 7 से काटोगे, 7 चौक 28, 10, 41% के आसपास हमारा आंसर आएगा, तो हम कितना बोल देंगे, 42%। चलिए डेटा थोड़ा सा हमें रीड करना पड़ेगा इसका। शहर सी की साक्षर जनसंख्या जो स्नातक नहीं है, डी और ई की मिलाकर औसत स्नातक जनसंख्या से कितना ज़्यादा है। सी की हमें साक्षर जनसंख्या निकालनी है जो ग्रेजुएट नहीं है, तो सी में ग्रेजुएट कितने हमारे पास 32, तो कितने नहीं होंगे, तो आप बोलोगे 68% नहीं है। और डी और ई की जो स्नातक जनसंख्या आ रही है औसत उनका, उससे कितना ज़्यादा है, ये हमें बताना है इसको। आप देखिए सी के अंदर जनसंख्या कितनी आ रही है, मैं बोलूँगा एक कुल मिला के 3 है, जिसका मान 96 है, तो 1 का मान कितना मिल जाएगा आपको 32, तो इस 2 का मान कितना मिल जाएगा आपको, यानी 64,000 जनसंख्या कुल सी के अंदर है। उसमें से 32% तो क्या है, स्नातक है, तो कितने परसेंट नहीं होंगे, तो आप बोलेंगे 68% नहीं है। ऐसा मिल जाएगा 640 × 68, सी की बात कर रहे हैं। डी और ई की अगर हम बात करें, पहले उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0, 68 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 68, 136, 136 का डबल 272, 27 कैरी किया आपने, और 68 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 48, 8 360, 408 और 27, 435, यानी ये तो आपको मिल रहा है डेटा 43,520 का, सी का। अब हम बात करें डी और ई का, तो डी और ई की अगर हम बात करें, तो डी के अंदर कुल मिला के 5, इसका मान 20, तो 1 का मान 4, तो 2 का मान 8, तो 8,000 का 25%, ये भी निकाला हुआ है हमने, 2,000 आया था। और मेरे ख्याल से हमने ई का भी निकाला हुआ है, कितना आया था 5,000, हाँ ये डेटा हमने निकाला हुआ है ना, इसलिए डेटा यहाँ पे काम गया, तो ये कुल मिला के 7,000 था, ये 43,520 है। हमें जो डिफरेंस निकालना है किसका निकालना है, इसमें से इसके एवरेज का, तो इसका एवरेज कितना मिल जाएगा 3500, और इसमें घटाओगे इसको तो आपका आंसर बन जाएगा 40,020। चलिए 1 मिनट इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो हमारे पास जो पुराना डेटा था डीआई का, वही इस क्वेश्चन में काम आया, तो हमें जो भी डीआई का डेटा लिखना है उसको हमें अच्छे से नोट करना है कि आगे भी काम आएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि शहर बी में निरक्षर पुरुषों का महिलाओं से अनुपात दे रखा है 3:5, शहर डी में स्नातक पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 2:3 है, तो बी में कुल निरक्षर पुरुषों और डी में स्नातक महिलाओं का अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो पहली बात तो जो स्नातक होंगे, जो ग्रेजुएट होगा वही स्नातक, मतलब जो साक्षर होगा वही ग्रेजुएट होगा, यानी ये वाली बात जो निकालना है हमें डेटा, वो किस में से निकालना है, साक्षर में से। निरीक्षक का डेटा मिल जाएगा आपको यहाँ से। अनुपात निकालना है तो आप एग्जैक्ट डेटा की तरफ मत मूव करिए, बस हमें जिसका अनुपात निकालना है उस डेटा को हम लिख लेंगे, हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है।
चलिए चेक करते हैं इसके आंसर को। देखिए बी के अंदर अगर हम बात करें तो कुल मिला के 16 है जो 3:5 में, यानी 8 का मान 16 है, 1 का मान 2, तो इस 5 का मान कितना मिल जाएगा 10। और इस निरक्षर के अंदर पुरुष कितने हैं हमारे पास 3/8 कह सकते हैं। यानी अगर मैं बी की बात करूँ तो 10 के इंटू 3/8 मिल जाएगा। इसका अनुपात किससे निकालना है, डी से। तो डी के अंदर अगर हम बात करें तो कुल मिला के 20 है जो 2:3 में, यानी 5 का मान 20, 1 का मान 4, साक्षर कितने होंगे 8000, यानी 8 के तो यहाँ आ जाएगा, 1000 से 1000 कट गया हमारा, इंटू महिलाएं और पुरुष का जो अनुपात दे रखा है 2:3 है, ये 25% है। तो अगर ये कुल मिला के 5 है 25 है तो 1 का मान 5, तो फीमेल कितनी मिल जाएगी 3, यानी 15%। तो 8 का 15% ऐसा बोल सकते हैं। तो अनुपात निकालो इनका, तो आप बोलेंगे 15 से काट लेता हूँ मैं, 10 या 30 2 बार, 2 से मैंने 8 को काटा 4 बार, 4 से मैंने 100 को काटा 25 बार, 25 इधर आएगा 8 इधर आएगा, तो हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा 25:8। ठीक है, बस हमें डेटा को रीड करना था। ग्रेजुएशन वाला मान निकालना है तो साक्षर में से आएगा वो। चलिए बढ़ते हैं आगे। शहर डी की निरक्षर जनसंख्या सी की निरक्षर जनसंख्या का कितना परसेंट है। फिर से हमें अगर परसेंटेज निकालना है तो एग्जैक्ट डेटा की नीड नहीं है, केवल आपको परसेंटेज ज्ञात करना है कि डी का जो निरक्षर वाला जनसंख्या है वो सी का कितना परसेंट है निरक्षर का। कि शहर डी की इलिटरेट पॉपुलेशन सी की इलिटरेट पॉपुलेशन का कितना परसेंट है। तो जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर आएगा और जिसके सापेक्ष निकालना है वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे मिल जाएगा। तो आप देखिए डी के अंदर इलिटरेट पीपल कितने हैं, मैंने बोला कुल मिला के डी का मान 20, यहाँ पे कितना आ रहा है 5, 5 का मान 20, 1 का मान 4, तो निरक्षर कितने 3, यानी डी के अंदर निरक्षर कितना आ गया 12000। सी का कितना परसेंट है, सी के अंदर हमने बात करी कि कुल मिला के 3 या 96, 1 का मान 32 इंटू 100 कर दे। आप देखेंगे 4 के पाड़े से 3 बार, 4 के पाड़े से 8 बार, और 3/8 का परसेंटेज का मान जानते हैं आप कितना होता है 37.5%। चलिए शहर ए और बी की मिलाकर साक्षर जनसंख्या डी की गैर स्नातक जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो हमें बताना है कि ए और बी की मिलाकर साक्षर जनसंख्या, तो साक्षर कौन सी है, यहाँ पर इस 5 का मान और यहाँ पर इस 3 का मान, इसका हमें परसेंटेज निकालना है। डी की गैर स्नातक जनसंख्या, गैर स्नातक मतलब जो नॉन ग्रेजुएट है। तो आप देखिए डी के अंदर साक्षर में से 25% तो क्या ग्रेजुएट है, तो गैर स्नातक कितने मिल जाएंगे आपको 75%। लेकिन जो निरक्षर है वो तो सारे के सारे क्या होंगे, जो निरक्षर होंगे तो सारे के सारे ही गैर स्नातक होंगे, यानी हमें 2 मान निकालने पड़ेंगे। एक तो ये वाला मान, जो निरक्षर है वो सारे क्या होंगे नॉन ग्रेजुएट, और जो साक्षर है उसमें से 25% ग्रेजुएट है, तो बचे हुए 75% क्या हो जाएंगे नॉन ग्रेजुएट। बस ये हमें ध्यान रखना है। चलिए चेक करते हैं इसके आंसर को। हमने बोला यहाँ पर कुल मिला के 11 है और यहाँ कितने आ रहे हैं 22, 11 का मान 22, 1 का मान 2, तो इस 5 का मान कितना मिल जाएगा आपको 10,000। तो ए में साक्षर आ गए। बी की बात करते हैं, कुल मिला के 8, यहाँ पे 16, 1 का मान 2, तो 3 का मान, तो ए और बी में जो मिलाकर साक्षर है वो तो कितने हो गए 16,000। डी की बात करें, डी में ये कुल मिला के 5, 5 का मान 20, तो 1 का मान 4, तो 8,000 तो साक्षर है और 12,000 क्या है निरक्षर है। जो निरक्षर है वो तो पूरे के पूरे क्या है नॉन ग्रेजुएट है, तो ऐसा जाएगा। और जो साक्षर है यानी कि 8 साक्षर है, इसमें 75% नॉन ग्रेजुएट है, तो 8 का 75% कितना मिल जाएगा 6,000। यानी हमारे पास जो परसेंटेज निकालना है हमको, कुल ए और बी में 16,000 और डी में स्नातक गैर स्नातक 18,000, इसका परसेंटेज निकाल लो। तो आप देखेंगे 2 से 8 बार, 2 से 9 बार, 800/9, तो 89% आपका आंसर बन जाएगा लगभग में 88.8 आएगा। इसको हम कितना बोल देंगे 89%। तो गैर स्नातक था इसलिए हमने निरक्षर पूरा लिया है और साक्षर का 75% लिया है। पाँच हमारे पास नंबर से लीजिए कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा।
एक से 11 बन रहा है, 11 से 59, 59 से 239 और फिर 719। हमें बताना है इसमें क्या पैटर्न है और नेक्स्ट नंबर क्या बन सकता है। अगर नंबर को ध्यान से देखा जाए तो नंबर मल्टीपल्स हो रहे हैं। देखो, ये इसका 3 गुना दिख रहा है मेरे को, ये इसका 4 गुना, ये इसका 5 गुना, तो इसको हम 6 गुना मान लें। फिर पैटर्न दिख रहा है मुझे, मल्टीप्लाई 6 + 5, आगे मल्टीप्लाई 5 + 4, आगे मल्टीप्लाई 4 से करें 236 +3, और आगे मल्टीप्लाई 3 + 2। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो उसको 2 से +1, तो इसका दुगना 1438 + 1, तो आपका आंसर बन जाएगा 1439। चलिए, 18, 8, 30, 20 एंड 42, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। देखिए क्या पैटर्न है, 18 से 8 -10, 8 से 30 +22, 30 से 20 -10, 20 से 42 +22। तो आपको क्या करना है, -10 करना है, यानी 32 आपका आंसर है। ये आप अल्टरनेट पैटर्न में लगा सकते हो, ये वाला, यहाँ से 12 जोड़ रहे हैं ना। चलिए, 2880, 480, 96, क्वेश्चन मार्क, 8 एंड 4। बड़े नंबर छोटे हो रहे हैं, इसका डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 2880 से 480 बन रहा है, यानी डिवाइड हो रहा है 6 से। आगे चेक करोगे, डिवाइड हो रहा है 5 से, यहाँ डिवाइड कर दो 4 से। 96 में जब 4 का भाग दोगे 24 मिल जाएगा, 24 में 3 का भाग देंगे हमें 8 मिल जाएगा। यानी पैटर्न क्या है, डिवाइड 6, डिवाइड 5, डिवाइड 4, डिवाइड 3, चलता रहेगा। 8, 10, 20, 50, क्वेश्चन मार्क, 248। देखिए क्या आंसर आएगा इसका, डिफरेंस निकालते हैं सीरीज का। तो 2, यहाँ 10, यहाँ 30, ऐसा है। अगर आप ध्यान से समझ पाए इस पैटर्न को, तो 2 का मतलब होता है 1 का क्यूब + 1, 10 का मतलब होता है 2 का क्यूब + 2, 30 का मतलब 3 का क्यूब + 3। तो आगे में जो नंबर जुड़ेगा वो 4 का क्यूब + 4, यानी कि 68 इसमें ऐड होना चाहिए। जब 50 में आप 68 ऐड करोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना बन जाएगा, 118। लास्ट क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज का, 8, 6, 8, 14, 30। 8 से पहले 6 बनाए, 6 से 8, 8 से 14, 14 से 30। तो नेक्स्ट नंबर क्या मिलने वाला है आपको। 8 से 6 बन रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, 8 का आधा क्या होगा हमने, यानी 8 का आधा करके 4 + 2 जोड़ दिया हमने। आधे के बाद 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, +2 कर दिया। आधा 1, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 12 + 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया +2। तो आप इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करें, तो 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 75 + 2, ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए वापस से हम एक डी पर आते हैं, जहाँ पर हमें 3 चीज़ों का मान दिया रखा है, खाद्य उत्पाद, पेय उत्पाद, प्रसाद उत्पाद। ये वाला मान जो हमारे पास आ रहा है, ये पेय वाला है,
ये खाद्य वाला है और ये प्रसाधन। तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा हमारे पास है ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है 10। अगर मैं बात करूँ इस वाले डेटा की तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी 10 से लेके 50 तक है, तो कितना होगा ये 40 होगा। और अगर ऐसे इसकी बात करें तो ये 50 से लेके 100 तक है, यानी 50 होगा। इसको हम इस तरह रीड करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम इसका। 2013 में कंपनी द्वारा उत्पादित खाद्य उत्पाद की संख्या 2016 में प्रसाधन उत्पाद से कितने % ज़्यादा या कम है? कि 2013 में कंपनी द्वारा उत्पादित खाद्य उत्पाद 2016 में प्रसाधन उत्पाद से कितने ज़्यादा या कितने कम है? मैं आपको DI को थोड़ा जूम कर देता हूँ कि 2013 के खाद्य उत्पाद 2016 के प्रसाधन उत्पाद से कितने % ज़्यादा या कम है, ये बताना है आपको। तो डेटा रीड करते हैं इसका। 2013 में खाद्य उत्पाद कितने मिल रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, 10 मिल रहे हैं। 2016 में प्रसाधन उत्पाद कौन से वाले होंगे मिलेंगे आपको, ये वाले जो ऊपर है। तो ये यहाँ से स्टार्ट है 70 से लेके 100 तक, यानी कितना हो गया ये 30। आपसे पूछा कितने ज़्यादा कितने कम है, तो आप बोलोगे 20 कम है, ठीक है 20 कम है। किससे, इस 30 से। तो 20/30 × 100, यानी कि 2/3, और 2/3 को कितना बोलते हो आप, 66 से ही 2/3%। दो 2017 में कुल उत्पादन 1,20,000 था। तो आपको ये बताना है कि 2017 में उत्पादित खाद्य उत्पाद और 2014 में उत्पादित पेय उत्पाद के बीच अंतर कितना है। 17 के तो खाद्य उत्पाद ये वाले और 14 के पेय उत्पाद, इनके बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। और आपको बता रखा है कि 17 में जो कुल उत्पादन है यानी 100% का मान दे रखा है आपको 1,20,000, और ये सारे के सारे मान 100% है। तो परसेंटेज का डेटा आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो उसका, ईयर 17 से 16 के अंदर भी। तो सारे मान हमारे पास 100% है। तो मैंने बोला 17 में कुल उत्पादन 1,20,000 है, यानी 100% का मान 1,20,000। तो 1% का मान कितना मिल गया मुझे, 1200। हमें क्या बताना है, 17 में उत्पादित खाद्य उत्पाद। तो 17 के अंदर खाद्य उत्पाद जो हमारे पास आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, आपने बोला 30। 2014 के अंदर पेय पदार्थ कितने आ रहे हैं, तो 2014 के अंदर पेय पदार्थ यहाँ से स्टार्ट है 30 से कहाँ तक, 50 तक, यानी कितने आ रहे हैं। तो इनका डिफरेंस कितना मिल जाएगा आपको, 10%। तो अगर एक का मान 1200 है तो 10 का मान कितना मिल जाएगा आपको, 12,000। दो 2017 में उत्पादित ये वाला मान प्रसाधन उत्पाद यानी ये वाला डेटा जो कि हमारे पास 40 है का 2013 में उत्पादित खाद्य उत्पाद, 2013 में उत्पादित खाद्य उत्पाद जो कितना है हमारे पास 10 से अनुपात ज्ञात करना है। डायरेक्टली है तो हमारे पास ये 40 है, 10 है, अनुपात कितना मिल जाएगा, 4:1। 2015 में कंपनी द्वारा उत्पादित खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ में अंतर जो दे रखा है वो 15,000 का है। 2015 के अंदर मतलब ये वाला डेटा आपको दे रखा है कि इसके अंदर जो खाद्य उत्पाद है यानी ये वाला डेटा 40 और जो पेय उत्पाद है यहाँ से लेके यहाँ तक 30, इनका डिफरेंस दे रखा है आपको 15,000। तो आपसे पूछा है 2013 में कंपनी के द्वारा उत्पादित खाद्य और प्रसाधन का एवरेज कितना होगा। क्या मैं इनके डिफरेंस का मान दे रखा है, उसके वैल्यू को इक्वल करके हम कुछ मान निकालेंगे और फिर हमें बताना है कि 2013 में जो कंपनी ने खाद्य और प्रसाधन का उत्पादन किया है उसका एवरेज कितना है। तो देखिए आप क्या बोलेंगे, भाई ये 40 था ये 30 था, डिफरेंस कितना का आया 10 का, तो 10 का डिफरेंस 15,000 के बराबर है, तो एक का डिफरेंस 1,500 कह सकते हैं ऐसा। 2013 में खाद्य कितना हुआ है, तो आप बोलेंगे 10। अच्छा प्रसाधन कितना है 50 से लेकर 100 तक यानी 50 है, तो इनका एवरेज कितना मिल जाएगा 60/2।
इनका एवरेज मिल जाएगा 30। अगर एक का मान 1500 है तो 30 का मान कितना मिल जाएगा आपको? 45,000 उत्पादन मिल जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास 2018 का हमें कुल उत्पादन ज्ञात करना है। यदि 2018 के अंदर पिछले साल की तुलना में यानी 2017 की तुलना में 10% की वृद्धि हो रही और हमें ये बताया हुआ है कि 2015 में जो पेय उत्पाद है उसका मान 12,000, कि 2015 में पेय उत्पाद का मान 12,000 है, तो हमें 17 का कुल मान निकालना है, उसमें 10% की वृद्धि करनी है। देखिए 2015 में पेय वाला मान ये है आपके पास, कितना है? 40 से लेके 70 पे जा रहा है, यानी 30 है, और इस 30 का मान क्वेश्चन ने कितना दिया है? 12,000। अगर 30 का मान 12,000 है तो एक का मान 4,000, सॉरी एक का मान 400, तो 100 का मान कितना मिल जाएगा? 40,000। अभी पूरा 100% है तो ये भी 100% है, 10% बढ़ रहा है 18 के अंदर, तो 40,000 में जब 10% को बढ़ाओगे तो आपका आंसर कितना बन जाएगा? 44,000। मतलब 100% चाहे वो इसका मान दे, सारे मान सेम रहेंगे आपके पास। चलिए 5 क्वेश्चन हमारे पास अब क्वालिटी के क्वेश्चन के। अगर x बड़ा है y से तो पहला ऑप्शन, x बड़ा और इक्वल है y से तो ऑप्शन नंबर 2, x छोटा है y से तो ऑप्शन नंबर 3, छोटा और इक्वल है तो ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दी यानी सी एंड डी मिल जाएगा, पांचवा ऑप्शन। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। x² माइनस 264 बराबर है 361 के, y³ माइनस 878 बराबर है 453 के। हमें बताना है किसकी वैल्यू बड़ी आएगी या इक्वल आएगी या फिर रिलेशन सी एंड डी का आएगा। अगर पावर हमारे पास सम होती है तो दो मान मिलते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन पावर विषम में यानी ओड है तो केवल एक ही मान आता है जो पॉजिटिव होता है। मैंने बोला पहले इसको इधर ले जाओ, कितना मिलेगा? 625, और x² का मान 625 आ रहा है, यानी प्लस का 25 माइनस का 25, ये मिल जाएगा x का मान। y की बात करें, इसको इधर ले जाओ तो 1200 और ये 1331 मिलेगा मेरे ख्याल से। तो y³ 1331 तो y का मान कितना मिल जाएगा? 11। कंपेयर करोगे तो प्लस के 25 से प्लस का 11 बढ़ा रहा है, सॉरी प्लस का 25 बढ़ा रहा है इससे, है ना, एक बार तो दिख रहा है x बड़ा है y से, लेकिन ये माइनस ये पॉजिटिव है तो क्या होगा? y बड़ा होगा। तो आपका जो आंसर है वो बन जाएगा सी एंड डी। तीन x² प्लस 14x प्लस 15 बराबर 0, 3y² माइनस 13y प्लस 14 बराबर 0। मल्टीप्लाई करने पर 45 जोड़ने पर 14 और उधर मल्टीप्लाई करने पे 42 जोड़ने पे 13। आप बोलेंगे मल्टीप्लाई करने पे 45 जोड़ने पे 14, तो 9 और 5 मिल जाएगा, दोनों किसके आएंगे? माइनस के। मैं डिवाइड 3 से इसलिए नहीं कर रहा हूँ, 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी कट जाएगा आपस में। गुना करने पे 42 जोड़ने पे 13, 7 और 6 दोनों किसके आएंगे? माइनस के। जब कंपेयर किया हमने तो माइनस का 9 माइनस के साथ से क्या है? छोटा है, यानी x छोटा है y से, लेकिन माइनस का 5 बड़ा है इससे, एक बार छोटा और एक बार बड़ा। आपका जो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? सी एंड डी। (12x² माइनस 17x प्लस 6 बराबर 0), y² माइनस 16y प्लस 63 बराबर 0। मल्टीप्लाई करने पर 72 जोड़ने पर 17 और उधर मल्टीप्लाई करने पर 63 जोड़ने पर 16, क्या वैल्यू मिलने वाली है? मैंने बोला गुना करने पर 72 जोड़ने पर 17, 9 और 8 मिल जाएगा, दोनों प्लस के आएंगे, 12 का भाग दे दोगे, ऐसा ही होगा। यहाँ देखो 9 और 7 मिल जाएगा, दोनों प्लस के आएंगे, ये वाला मान जो आएगा वो छोटा आएगा 1 से, और ये प्लस के 9 प्लस के 7,
तो आप क्या बोल पाओगे, y बड़ा है x से। एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 575 बराबर 0। 46y² माइनस 35y माइनस 11 बराबर 0। कंपेयर करना है, फैक्टर करना है। बड़े नंबर है, थोड़े से फैक्टर करने में टाइम लग सकता है, लेकिन कॉमन सेंस लगा के आप इसके फैक्टर निकाल सकते हो कि गुना करने पर 575, जोड़ने पे 48, और दूसरे वाले में गुना करने पर 46 × 11 और घटाने पर 35। देखिए ये 25 के पहाड़े से कट रहा है, तो ये मिल रहा है आपको 25 और 23। आप ध्यान से देखेंगे तो जोड़ने पे 48 बन रहे हैं, यानी यही फैक्टर है, दोनों किसके मिल जाएंगे, प्लस के। यहाँ देखिए 46 और 11 घटाना है हमको, तो एक 46 मिल गया, एक 11 मिल गया। एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। ये माइनस का है तो बड़ी वैल्यू प्लस की, छोटी वैल्यू माइनस की। डिवाइड किससे करोगे, 46 से। ऐसा होगा। जब हम कंपेयर करने की बात करेंगे तो ये वैल्यू प्लस का 1 और ये माइनस में कुछ आएगा, तो आप देखिए प्लस का 25 प्लस का 23 इन दोनों से बड़ा होगा, यानी एक्स क्या हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं जो मल्टीपल्स आपको बड़े दिख रहे हैं उनके फैक्टर कॉम्प्लिकेट हो, वो बहुत ईजी बन जाते हैं कभी कभी। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास। 15x² माइनस 11x माइनस 12 बराबर 0। 20y² माइनस 49y प्लस 30 बराबर 0। तो पहले वाले में गुना करने पर 15 × 12 और घटाने पर 11। दूसरे वाले में गुना करने पर 20 × 30 और जोड़ने पे 49। देखिए क्या फैक्टर आएंगे इसके। तो गुना करने पर 15 × 12, तो फैक्टर आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, देखो इनको बोल सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है एक तो बन रहा है 20, एक बन रहा है 9, तो वैल्यू मुझे मिलेगी 20 और 9। एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। ये माइनस का, तो बड़ी वैल्यू प्लस की, छोटी वैल्यू माइनस की। डिवाइड किससे कर दोगे, 15 से। आगे देखते हैं, यहाँ पे 20 × 30 यानी 5 × 4 5 × 6, तो एक वैल्यू मिल गया मुझे 25, एक वैल्यू मुझे मिली 24। दोनों प्लस के आएंगे और डिवाइड किससे करोगे, 20 से। कह सकते हैं देखो प्लस वाला मान इससे तो बड़ा होगा, तो इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ये कितना आ रहा है, तो मैंने बोला ये विजय जो मिल जाएगा, 5 से काटूंगा मैं इसको 4/3, यानी ये लगभग 1.3 आएगा। इसकी बात करें तो ये 5 से काटा 5/4 यानी 1.25, और इसकी बात करें तो 1.2 ये आएगा। तो आप देखेंगे प्लस वाला जो 1.3 इन दोनों से बड़ा है, लेकिन ये माइनस से ये प्लस बड़ा होगा, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी एंड डी। चलिए वापस से हम 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के देखते हैं। टाइम एंड वर्क का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 मित्र हैं, सतीश, भव्य और अभी। ये किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। सतीश ने 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया, और अभी जो है वो काम ख़त्म होने के 1 दिन पहले काम छोड़ता है। तो पूरा काम कब समाप्त होगा, निकालिए इसका आंसर आप। कि जिसने जितना काम किया उसका काम निकाल कर बचे हुए का काम निकाल लेंगे। देखिए कुल काम कितना आएगा आपके पास, 10, 15, 12, तो कुल काम में कह सकता हूँ 60 आ गया। पहला वाला 6 करेगा, 10 के हिसाब से 15 के हिसाब से कितना काम करेगा, 4 करेगा, और 12 के हिसाब से 5 काम करेगा। ये काम आ गया सतीश का, भव्य का और
अभी का। तीनों ने मिलके काम स्टार्ट किया और तीनों मिलके कितना काम करते हैं, 15। 2 दिन तक काम किया तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 30। 2 दिन के बाद सतीश ने काम छोड़ दिया, तब काम किसने किया होगा, भव्य और अभि ने। ऐसा क्या होगा, और लास्ट जब काम खत्म होना था उससे 1 दिन पहले अभि ने काम छोड़ दिया, तो यहाँ काम किसने किया होगा, भव्य ने। अब देखिए भव्य की अगर हम बात करें तो 4 काम करता है, यानी काम 4 हुआ है, 30 और 4 34, तो यहाँ काम कितना हुआ होगा, 26 काम हुआ होगा। और ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, सतीश तो क्या ना 4 और 5 9 काम करते हैं। तो आप बोलेंगे समय लगेगा 26/9, तो यहाँ 2 दिन लगे, यहाँ 1 दिन, और ये 26/9, तो 2 सही 8/9, तो कुल समय कितना मिल जाएगा आपको, 5 सही 8/9। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास परसेंटेज का, कि पहली संख्या का 2/3 दूसरी संख्या के घन के बराबर है, क्यूब के बराबर है, और दूसरी संख्या जो है वो 100 के 12% के बराबर है। तो पहली और दूसरी संख्या का योग कितना होगा। इसका मतलब डायरेक्टली आपको दे रखा है जो दूसरी संख्या है वो कितनी है, 100 का 12%, 12 है। और जो पहली संख्या का 2/3 है, पहले को मैं x मान लूँ, पहले का जो 2/3 है वो दूसरे के क्यूब के बराबर है, तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, कह सकते हैं ऐसा भाई, दूसरी संख्या तो 12 है और पहली संख्या का 2/3 दूसरे के क्यूब के बराबर है। तो आप देखेंगे 2 से काटा मैंने इसको, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 ऐसा मिल जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2592 तो पहली संख्या है, दूसरी संख्या 12 है, जब दोनों को ऐड करोगे तो 2604 आपका ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक थोक व्यापारी एक वस्तु जो है 20% की छूट पर एक फुटकर विक्रेता को बेचता है, लेकिन पैकेजिंग और वितरण के लिए 10% का शुल्क एक्स्ट्रा लगाता है। मतलब उसने 80 में बेचा, लेकिन उसका 10% एक्स्ट्रा ले लिया पैकेजिंग के नाम पर और डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर। उसने उसको खरीदा, फुटकर विक्रेता ने खरीद लिया उसको, और इसको वो 1023 रुपये ज़्यादा में बेचता है, जिससे उसे लाभ कितना होता है, 25% का। तो आपसे पूछा है जो थोक व्यापारी था उसने कितना अंकित मूल्य कर रखा था। तो थोक व्यापारी ने कोई वस्तु 20% डिस्काउंट पर बेची, लेकिन साथ में 10% टैक्स भी ले लिया। अब जिसने खरीदा उसको, उस पर्सन ने 25% लाभ कमाया है, कैसे, 1023 रुपये एक्स्ट्रा में बेचकर। तो आपसे पूछा है अंकित मूल्य कितना है। देखिए मैं ये मान लेता हूँ अंकित मूल्य कितना है, 100। तो 20% डिस्काउंट यानी 80 में बेचा होगा, लेकिन 10% टैक्स भी ले लिया, यानी 8 रुपये टैक्स लिया, यानी कुल मिला के 88 रुपये में खरीदा है फुटकर व्यापारी ने, और उसको लाभ कितना हो रहा है, 25%। तो 88 का 25%, क्या 22 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 22 रुपये ज़्यादा में बेचा होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1023 में बेचा है, 22 का भाग दो अब 1023 में, तो मेरे ख्याल से कट रहा होगा ये 46.5 आ रहा है। 11 से कट रहा है ये 93 बार, 2 से कटेंगे 46। क्या पूछा अंकित मूल्य कितना है, 100 था, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 4650। भगत और अभी की वर्तमान आयु 9:8 में है। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 10:9 होगा। वर्तमान आयु में कितना अंतर है। 10 सेकंड का क्वेश्चन है आपका ये, कि भगत और अभी की वर्तमान आयु 9:8 है। 10 साल के बाद इनका अनुपात 10:9 होगा, तो वर्तमान आयु में अंतर कितना है। तो आप बोलेंगे अगर अनुपातों की बात करें आयु के हैं, तो अनुपातों का अंतर सेम रहता है, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है। तो डायरेक्टली मैं बोलूँगा पहले 9 साल का था, अब 10 साल का हो गया, तो 1 बढ़ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 साल बढ़ रहे हैं। अंतर पूछा है तो अंतर 1 का ही है, 10 साल हमारा आंसर बन जाएगा। मैंचुरेशन का क्वेश्चन है हमारे पास, कि 2 वृत्त की परिधि क्रमशः 132 मीटर और 176 मीटर है। बड़े वृत्त
और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल में अंतर कितना होगा। परिधि का मतलब होता है 2 पाई r। हमें दो वृत्त दे रखे हैं जिनकी परिधि जो है 132 और 176 है, तो हमारे पास दो रेडियस मिल जाएगी यहाँ से। और जब दो एरिया निकालेंगे पाई r स्क्वायर से, तो उनका जो अंतर है वो हमें बताना है कितना होगा। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए सर्किल का जहाँ पर हम पाई की बात करते हैं, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो आप डायरेक्टली ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, अगर 11 का मल्टीपल एक ही है तो हमें पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 11 का मल्टीपल का रूल क्या होता है, इवन पदों का योग माइनस ओड पदों का योग 0 होता है। जैसे 1 और 5 6 माइनस 2 4, यानी ये तो पॉसिबल नहीं है। इसको देखो 1 और 2 3 और 1 और 8 9, 3 माइनस 9 6, ये पॉसिबल नहीं है। 1 और 5 6, 2 और 8 10 4, ये पॉसिबल नहीं है। 1 और 7 8, 8 माइनस 8 0, ये 0 आ रहा है, ये हो सकता है। 3 और 11 8, ये पॉसिबल है। यानी केवल ऐसा ऑप्शन एक ही जो 11 का मल्टीपल है 1078, ये हमारा आंसर होगा। पूरा चेक करना हो आपको तो देखो परिधि कितनी होती है 2 पाई r, यानी पहले वाले वृत्त की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसे आएगा। तो आप देखेंगे 44 से काटा मैंने 3 बार, तो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या मिल गई मुझे 21। दूसरे वाले वृत्त की बात करूँ तो 44 से कटता है 4 बार, 2 पाई करोगे वापस से 2 इंटू 22/7 इंटू R2, तो 44 से कटेगा 4 बार, 28 मिल जाएगा। दोनों के क्षेत्रफल का अंतर निकालना है तो पाई तो कॉमन आएगा, यानी 22/7 तो बाहर आ गया। R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यानी 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसा बोल दूँ a माइनस बी ए प्लस बी, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 49। इसको आप सोल्व कर लो पूरा, आपको डेटा मिल जाएगा। लास्ट में 8 आएगा ये ऑप्शन ना। चलिए 5 क्वेश्चन हमारे पास अगेन लाइन ग्राफ दे रखा है आपको, जिसमें 6 दुकानदारों के द्वारा बेची गई कुर्सियों का परसेंटेज दिखा रखा है आपको। कुल 96,000 है, परसेंटेज दे रखा है। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास। बी और डी को मिलाकर बेची गई कुर्सियाँ ए और एफ को द्वारा मिलाकर बेची गई कुर्सियों से कितनी ज़्यादा है। कि जो बी और डी ने कुर्सियाँ मिलाकर बेची है वो ए और एफ के द्वारा बेची गई कुर्सियों से कितनी ज़्यादा है। डेटा आपको दिख रहा होगा, ये बी वाला मान है, ये डी वाला मान है, ए वाला मान और ये एफ वाला मान। जैसे अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी का डेटा हमारे पास आ रहा है 16%, डी का डेटा हमारे पास आ रहा है 24%, ए का डेटा मेरे पास आ रहा है 10 से 2 ज़्यादा है 12%, और एफ का डेटा मुझे दे रखा है 4%। जी उसने पूछा कितना ज़्यादा है, तो आप देखिए 16 और ये 16 प्लस 24, तो 16 तो कट गया, और जो डिफरेंस है वो 24% का है। तो 96,000 का 24% निकाल लीजिए आप, तो 24 का स्क्वायर 576 इंटू 4, 2000, तो ये मिल जाएगा 300 है। चेक करना पड़ेगा बी और डी के द्वारा, तो 16 और ये सॉरी मिस्टेक कर दिया हमने, डी का मान 24 नहीं है, डी का मान तो ये है हमारे पास 12 है। तो जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वो 12% का आएगा। तो 96 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 12×72, लास्ट में 2 आएगा, ऑप्शन है 7 कैरी हुआ, 12 नाम 108, 7 115, तो 11,520 हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए ए और ई के द्वारा मिलाकर बेची गई कुर्सियाँ बी और सी के द्वारा मिलाकर बेची गई कुर्सियों की तुलना में कितने % ज़्यादा है। ए और ई को मिलाकर बेची गई कुर्सियाँ, ए का मान आपके पास 12 है, ई का मान आपके पास 32 है, तो इनको मिलाकर बेची गई कुर्सियाँ बी और सी से कितने % ज़्यादा है। तो आप बोलेंगे ए का मान 12, ई का मान 32, तो 12 और 32 कितना हो गया 44, ठीक है। और बी और सी का मान कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे बी का मान 16, सी का मान 24, 16 और 24, तो कितने % ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 4 ज़्यादा है 40 में, तो 10% आपका आंसर बन जाएगा।
एफ केवल 3 प्रकार की कुर्सियाँ यानी कि के, एल और एम, एफ के पास कुर्सियाँ ये है 4% है ना, उसको बेचता है 3:5:4 में। तो एफ द्वारा बेची गई के और एम प्रकार की मिलाकर कुर्सियाँ और एल की कुर्सियों के बीच अंतर ज्ञात करना है आपको। कि जो एफ ने कुल कुर्सियाँ बेची है वो के एल एम को बेची है इस अनुपात में, तो हमें के और एम को मिलाकर जो कुर्सियाँ मिल रही है यानी कि के और एम 7 और एल 5, इनका डिफरेंस हमें निकालना है। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि एफ ने कुल कुर्सियाँ जो बेची है वो 4% है 96,000 का। तो 96,000 का 4% कितना मिलेगा आपको, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 960 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो आप। जब मैंने 960 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा बोल दूँ मैं, आप देखिए इसमें हमने इसको बेचा है 3:5:4 में, यानी कुल मिला के कितना हो गया 12। तो 12 का मान ये है, कह सकते हैं ऐसा। तो एक का मान कितना मिल गया आपको 320। हमसे पूछा इनका डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस 2 का आ रहा है, 320 का डबल, ये आपका आंसर बन जाएगा 640। चाहे तो आप पूरा मान निकाल ले एग्जैक्ट, उसके बाद के का मान निकाल ले, फिर एल का निकाले, फिर एम का निकाले, बट हमसे अंतर पूछा है तो के और एम का मान 7 है, एल का मान 5 है, अंतर कितने का गया 2 का, और एक का मान इतना आ रहा है 320, तो 2 का मान 640 मिल जाएगा। चलिए, एक दुकानदार है पी जो 3 प्रकार की कुर्सियाँ यानी कि एक्स, वाई और जेड बेच रहे हैं। एक्स प्रकार की जो कुर्सियाँ हैं वो एफ द्वारा बेची गई कुल कुर्सियों का आधा है। अभी हमने निकाला एफ ने कितनी बेची है 960 इंटू 4, तो जो एक्स वाली कुर्सी है वो कितना है इसका आधा है, ऐसा बोल सकता हूँ। वाई द्वारा बेची गई कुर्सियाँ जो है वो ए का 20% है, तो आप देख लीजिए ए ने कितनी बेची है, ए ने बेची है 12%। ए का जो डेटा है हमारे पास वो कुछ मिला के ऐसा, देखो मैं बता देता हूँ, छिन में जाएगा 12% था, ऐसा मिल जाएगा। जो वाई ने बेची है वो इसका 20% है, यानी कि 20/100 बोल दूँ मैं इसको, ये वाई का डेटा आ गया हमारे पास। और जेड की अगर हम बात करें तो बी द्वारा बेची गई कुल कुर्सियों का 2/5 है। तो बी ने कुल कितनी कुर्सियाँ बेची है, तो आप बोलेंगे बी ने बेची है 16, ये बेची, इसका 2/5 है, तो बी ने बेची है 16, इसका 2/5 कर दो। और हमें इन तीनों को जोड़ के बताना है ये मान कितना आ रहा है, इसको जोड़ लीजिए फटाफट से, अब कितना आ रहा है भाई। ए वाला जो डेटा हमारे पास था एक्स वाला, वो पी वाली जो एफ वाली कुर्सी है उसका आधा है, तो एफ की कुर्सियाँ इतनी आ रही थी उसका आधा कर दिया। जो वाई वाला डेटा है हमारे पास वो ए का 20% है, और जो जेड वाला डेटा है हमारे पास वो ये आ रहा है। सबको जोड़ना है हमको, तो क्या करेंगे, पहली बात तो 2 से 4 काटा मैंने 2 बार, 20 से मैंने 100 को काटा 5 बार, हो या कुछ कट रहा है हमारे पास, कुछ नहीं कट रहा। सब में मुझे कॉमन दिख रहा है 960, तो मैं 960 तो बाहर निकाल लेता हूँ। अंदर की बात करूँ यहाँ मेरे पास 2 बच रहा है, ये कितना बच रहा है मेरे पास 12/5, और ये बच रहा है मेरे पास 32/5। तो 12 और 32 44/5, तो ये हो गया 44/5 का मतलब है 8.8 और 2, यानी डेटा मेरे पास जो आएगा वो आएगा 960 इंटू 10.8, यानी कि 96 इंटू 108, ऐसा बोल सकते हैं। कुछ मिस्टेक कर दिया वापस से मैंने शायद, 32 यहाँ पर था और 12 यहाँ पर था, तो 32 और 12 कितना मिल जाएगा 54, 44 सही है, 44/5 ही आएगा, 8.8 जाएगा तो 10.8 मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ऑप्शन नहीं है ऐसा, एक मिनट। देखिए एक्स वाली होता है, एक्स वाली जो कुर्सी है वो दुकानदार एफ द्वारा बेची गई कुल कुर्सियों का आधा है, तो एफ ने बेची है 4%, तो 4 का आधा कितना मिल जाएगा 2%। ठीक है, वाई प्रकार की बेची गई कुर्सियाँ, अच्छा इसको वैसे हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी, एक काम और कर सकते हो तो आप केवल आप सारे डेटा परसेंटेज में ले लीजिए, तो डेटा आपका थोड़ा सा ईजी बन जाएगा। थोड़ा सा लंबा कर दिया मैंने। देखो
एक्स वाली जो कुर्सी है वो एफ़ का आता है, एफ़ ने कितनी बेची है 4%, तो 4 का आधा कितना मिल गया आपको, ये तो मिल गया 2%। वाई वाली जो कुर्सी है वो ए का 20% है, तो ए ने कितनी बेची है, ए ने बेची है 12, तो 12 का 20% 2.4 ये मिल गया आपको। और अगर मैं बात करूँ लास्ट जेड की, तो बी द्वारा बेची गई कुर्सियाँ, तो बी ने बेची है हमारे पास 16, तो 16 का 2/5, तो 16 का 2/5 कितना मिलेगा आपको, 32/5, 32/5 का मतलब है, तो डेटा तो सेम ही आ रहा है, 10.8% निकालना है आपको 96 का। चेक कर लेते हैं हमारे, है ना। तो आप 96 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 108 से, ऐसा बोल सकता हूँ मैं आपको ना। तो देखिए क्या बोलूँगा मैं, 100 से 4 कम है, 100 से 8 जाता है, पीछे तो आएगा माइनस का 32, यानी 68 लास्ट में आएगा, यानी ये ऑप्शन दिख रहा है मेरे को तो। और यहाँ कितना मिलेगा 104, यानी 103 68 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, सही था पहले वाला भी हमारा, लेकिन उसको हम परसेंटेज मानने करेंगे तो जल्दी बन जाएगा आपका। चलिए डीआई के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दुकानदार बी सी डी द्वारा मिलाकर बेची गई कुर्सियों के औसत का दुकानदार ए और ई के द्वारा मिलाकर बेची गई कुर्सियों के औसत से अनुपात कितना है। कि बी सी डी को मिलाकर जो बेचा हमने उसका एवरेज, और ए और ई के एवरेज का अनुपात बताना है आपको। बी सी डी का एवरेज और ए और ई के एवरेज का अनुपात बताना है। तो देखिए बी का मान कितना है आपके पास 16, सी का मान 24 और डी का मान कितना हमारे पास 12। तो 16 24 12 कितना हो गया 52/3, ऐसा मिल जाएगा अनुपात। ए और ई, ए का मान कितना हमारे पास 12, ई का मान कितना है हमारे पास, तो 30 के बाद 2, तो 12 और 32 कितना हो गया 44। अनुपात निकालोगे 3 जाएगा इधर, 2 से काट लो उसको, 4 से काट लो उसको, 13 बार, तो 13/33, एक सॉरी मिस्टेक कर दिया हमने, डिवाइड में 2 भी आएगा, 2 संख्या है तो 26/33 मिल जाएगा आपको। ठीक है, एवरेज निकालना है, तो यहाँ पर 3 संख्या थी, 3 का भाग दिया, यहाँ 2 का भाग दोगे आप, तो ये मिल जाएगा। चलिए लास्ट 5 क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के, जहाँ पर आपको एग्जैक्ट डेटा निकालना है, अप्रोक्सीमेशन में काम नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास कि 1528 प्लस 525 डिवाइड 25 माइनस 840 बराबर है 510 प्लस क्वेश्चन मार्क के। क्या वैल्यू मिलने वाली है, आप इसको यूनिट डिजिट से भी नहीं कर सकते, सबके लास्ट में 9 आ रहा है, तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले आप डिवाइड करोगे, उसके बाद हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए आप जब इसको आपने डिवाइड किया 25 से, कितनी बार गया 21 बार, 1528 और 21 कितना हो गया 1549 माइनस 840, इसको भी इधर ले आओ तो माइनस का 510, तो कितना आ रहा है, तो 9 माइनस जीरो लास्ट में कितना आएगा 9, सब में आ रहा है। 4 माइनस 4 जीरो, जीरो में एक जाएगा उधार लेंगे, 10 में एक गया तो 9, दो ऑप्शन है हमारे पास। 14 माइनस 8 6 माइनस 5, तो हमारा जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 199। √1225 डिवाइड बाय 7 प्लस 18.5 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 10,800 का 18% बराबर है x माइनस 1800 के। x की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, बारह सौ पच्चीस का स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करोगे, बाद में आप डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करोगे। तो चेक करते हैं इसके आंसर को। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, आप बोलोगे 35 का, 35 में 7 का भाग दिया, तो यहाँ तो मुझे मिल गया 5। आगे बात करते हैं, 18.5 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, मैंने बोला इसका आधा कर दूँ, इसका डबल कर दूँ, इसका डबल 37 और 16 का आधा 8, और 37 जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 7 56 कैरी 5 8 से 24 5 29,
माइनस इसका 18%, 2 जीरो से परसेंटेज कैंसिल, 18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 18 को 100 से मल्टीप्लाई किया 1800, 8 से मल्टीप्लाई किया 144, तो 1944 ये मिल गया। इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, वो कितना आ रहा है, मैंने बोला 1800 1944, काटो इसको, तो माइनस का 144 बचेगा, ये 301 माइनस का 144, ठीक है, तो 157 आपका आंसर आ जाएगा घटाने पे। 65% ऑफ 180 प्लस 210 का x% बराबर है 225 के 80% के। हमें बताना है x की वैल्यू कितनी होगी। %, ऑफ 180 प्लस 210 का x% बराबर है 225 के 80% के। देखिए क्या कर सकते हो, सब में परसेंटेज कॉमन दिख रहा है, तो मैंने परसेंटेज 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 काट दिया, 0 0। अगर सभी वैल्यू सब में दिख रही है तो आप काट सकते हो इसे आपस में। इसके अलावा मैं 3 से भी काट सकता हूँ, मैं इसको 3 से काटूंगा, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 से काटा मैंने 7 बार और 3 से काटा मैंने 6 बार, कट रहा है। अब कुछ नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 65 इंटू 6 390 प्लस 7x 75 इंटू 8 जो होता है 3/4 यानी 600 मिल जाएगा। तो 600 में घटाओगे 390 को, ये मिलेगा 210, 7 का मान 210, तो x का मान कितना मिल जाएगा 30 आपके पास। अंडर रूट 1500 प्लस x प्लस 17.5 इंटू 8 माइनस 20 का 5% बराबर है 42 के। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। $1500 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 17.5 इंटू 8 माइनस 20 का 5%। देखिए सबसे पहले क्या करो, आप इसका स्क्वायर कर दो ताकि इसका रूट हट जाए। तो 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764, इसका स्क्वायर क्या है, इसका मीन्स ये रूट हट चुका है। यहाँ कितना मिल रहा है आपको, देखो 1500 प्लस एक्स, 17.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने क्या बोला इसका डबल किया, 17.5 का डबल 35, 8 का आधा 4, और जब 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140 मिल जाएगा, माइनस 20 का 5%, 100/100 यानी 1। तो आप देखेंगे 1500 से मैं इसको घटाऊँगा कितना बचेगा 264, इसको इधर लेके जाऊँगा तो कितना घटेगा 140 घटा लेते हैं पहले, तो 124 बचेगा और एक प्लस का जाएगा, तो 125 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 153 का 8/156 का 13/17, इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है। 153 का 8/156 का 13/117 क्या वैल्यू आपको मिलने वाली है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए ताकि हम आज का सेशन ख़त्म करें। हम इस तरह के लगभग 25 सेशन डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम लगभग 1000 और 1100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, लगभग 1000 समथिंग मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के, जिससे हम आपकी स्पीड को बूस्टअप कर सकें। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में होगा। देखिए काट लेते हैं इसको, 17 से काटा मैंने इसको 9 बार, 13 से काटा मैंने 12 बार, 72/12 कितना मिल जाएगा 6 इसका आंसर है। तो ये हमारे पास 40 क्वेश्चन थे हमारे पास आरआरबी पीओ मॉक के। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।